हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। हर लेक्चर का जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स के माध्यम से जो आपका याद करने का जो मैटर है वो बहुत कम हो जाएगा और आप अपने सिलेबस को जल्दी ही समाप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज का जो हमारा अध्याय है वो है मांग का सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। इस अध्याय से लगभग 6 से 10 नंबर तक का जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय को 9 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मांग की धारणा, दूसरा मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर, तीसरा मांग अनुसूची, चौथा मांग वक्र, पांचवा मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, छठा मांग का नियम, सातवां मांग का नियम लागू होने के कारण, आठवां मांग के नियम के अपवाद और नौवां मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। आज के इस लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, मांग का नियम और मांग के नियम के अपवाद। तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मांग फलन या किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह क्वेश्चन लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में 6 मार्कर के रूप में पूछा जाता है। तो मांग फलन क्या है? फलन को हम किससे समझ सकते हैं? फल से। जैसे आप बड़ी खुशी से भागे भागे अपनी मम्मी के पास गए कि मम्मी मैं तो क्लास में फर्स्ट आया। तो आपकी माँ क्या कहेंगी डायलॉग मार के कि बेटा ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तो मेहनत का फल, तो यानी कि कारण क्या है इसका? मेहनत। आप अगर फर्स्ट आए अपनी कक्षा में तो उसका कारण क्या है? मेहनत। और उसका रिजल्ट क्या है? यानी कि फल क्या है कि आप क्लास में फर्स्ट आए। तो ये है उसका फल। तो हमें भी यही समझना है कि मांग फलन यानी कि मांग किसका फल है, रिजल्ट किस चीज़ का है। तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध को प्रकट करता है। तो ये भी 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार मांग फलन। तो व्यक्तिगत मांग फलन की कैसे डेफिनेशन दी जा सकती है? व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा निर्धारक तत्व हैं। यहाँ पर सिर्फ कीमत की बात नहीं है, कीमत के अलावा भी जो आपको अभी तक बातें बताई जा रही थी कि अन्य तत्व, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य तत्व समान रहने पर, वो आपको बात यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम व्यक्तिगत मांग फलन को ही यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे ये एक लिखा है सूत्र dx का मतलब क्या है? x वस्तु की मांग, d फॉर डिमांड। किसका फल है? फल का मतलब क्या है? रिजल्ट है। यानी ये हम फर्स्ट आए और ये क्यों आए? क्योंकि हमने मेहनत की। तो ये जो dx है, x वस्तु की मांग है, किसका
का रिजल्ट है, इन तत्वों का रिजल्ट है। कौन कौन से तत्व हैं? पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। अब पी एक्स क्या है? वस्तु की अपनी कीमत। तो किसी वस्तु की जो कीमत है और उसकी मांग में क्या संबंध है कि जब अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ फिर हम वही बात लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि उनमें दोनों में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध। वस्तु की अपनी कीमत और उसकी मांग में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध। यानी कि इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। पी एक्स के अलावा जितने भी ये तत्व हैं, ये क्या हैं? अन्य तत्व या अन्य बातें। ये भी बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अन्य बातें जो हम कहते हैं ना, अन्य बातें समान रहने पर, तो ये जब बातें समान रहेंगी तभी हमारी, जहाँ पर हमने ये शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर तभी वो नियम या वो परिभाषा लागू होगी। अगर ये बातें समान नहीं हैं तो वो परिभाषा, वो नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब इसमें संबंधित वस्तुओं की कीमत में दो आती हैं, एक है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी है पूरक वस्तुएं। दिखाई दे रहा है? तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या हो सकती हैं? ये वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफी। हम चाय और कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चाय पीने वाले हैं वो कभी कॉफी नहीं पी सकते, या कॉफी पीने वाले हैं तो वो कभी चाय नहीं पी सकते। तो अब इन वस्तुओं की कीमत और जो मांग है वो कैसे संबंधित होती है? ये होती है धनात्मक रूप से संबंधित, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो जो प्रतिस्थापन उसकी दूसरी वस्तु है उसकी क्या होगी? मांग में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में होगा। यानी कि अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मांग भी बढ़ जाएगी। चाय की कीमत अगर कम होती है तो कॉफ़ी की जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चाय की कीमत बढ़ रही है तो लोग चाय को छोड़कर कॉफ़ी की तरफ आ जाएंगे, वो कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे। जब चाय की कीमत कम हो रही है तो अब लोग जो कॉफ़ी पी रहे थे पहले वो फिर से चाय की तरफ आ जाएंगे, और जो कॉफ़ी के लिए मांग है लोगों की वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि एक वस्तु की कीमत और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की जो मांग है उसमें कौन सा संबंध है? धनात्मक। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वे वस्तुएं हैं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं, जैसे कार तथा पेट्रोल। अब कार हमारी किसी काम की नहीं है अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है। कार में अगर पेट्रोल नहीं है तो हम अपनी जो आवश्यकता है, अपनी जो मांग है वो पूरा नहीं कर सकते। हमारी मांग क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ये तब तक हम पूरी नहीं कर सकते जब तक ये दोनों ना मिलें, पूरक। तो अब इनकी कीमत और मांग में क्या संबंध है? तो इनमें क्या संबंध है? उल्टा। क्या है? विपरीत। कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध है। तो हम इसको एक मतलब कि एक टोटके के रूप में, एक वैसे अपने दिमाग में एक हम तरीका अपना सकते हैं, जैसे पूरक के नीचे उल्टा ऊ है। ये याद करने का तरीका है, हर व्यक्ति का जो अपना तरीका हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर हम इसके हिसाब से इसको याद कर लें कि ये उल्टा ऊ है, तो यानी कि एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की जो मांग है उसमें कौन सा संबंध है? उल्टा। अगर कार और पेट्रोल की हम उसकी कीमत और मांग को देखें, अगर पेट्रोल के मूल्य बढ़ेंगे तो कार की जो मांग है, कार के लिए जो मांग है वो कम होगी, क्योंकि जो हमारा कार को चलाने का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर कार की जो मांग है या कार की जो कीमतें हैं
वो कम होती हैं तो पेट्रोल के लिए हमारी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें कार सस्ती मिल गई तो हम पेट्रोल का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो मांग है वो क्या होगी, विपरीत रूप से संबंधित होगी कीमत के बीच में और उसके लिए जो मांग की जा रही है। तो हमें इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमें एक ये याद हो जाता है तो प्रतिस्थापन हम दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि वो धनात्मक है, और अगर ये ऋणात्मक है तो वो धनात्मक है। तीसरा हमारा ही है वाई, यानी कि आय, उपभोक्ता की आय। तो ये सीधी सी बात है, जब भी हमारी आय बढ़ेगी, मान लो आपके फादर की एकदम से बोनस मिल जाए दिवाली का, तो क्या होगा, हमारी जो आपके परिवार की मांग है वो बढ़ जाएगी। तो ये धनात्मक रूप से संबंधित है। अगर जैसे अब कोविड के टाइम में ज़्यादातर लगभग सभी फैमिलीज़ की जो आय है वो पहले से कम हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो परिवारों की मांग है वो भी कम हुई है। तो अब कई बच्चों को ये कहते हैं जी हमारा तो व्हाट्सएप पे जब काम भेजा जाता है जी हमारा तो रिचार्ज ही नहीं है। रिचार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आय कम हुई है, तो उससे हमारी जो मांग है वो भी कम हुई है। चौथा टी, यानी कि रुचि और प्राथमिकताएं। अगर हमारी किसी वस्तु में रुचि है तो क्या होगा, हम उस वस्तु की ज़्यादा मांग करेंगे। आप अगर टीवी में देख रहे होंगे, जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई और शराब की दुकानें खोली गई, तो क्या हुआ, शराब की दुकानों पे ज़्यादा लंबी लाइनें थी अगर हम कंपेयर करें जो हमारी करियाने की जो दुकानें हैं उनसे। तो यानी कि जिनकी ज़्यादा रुचि है वो किसी भी कठिनाई को पार करके उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पांचवा हमारा है ई, संभावनाएं। आज इस समय, इस कोविड महामारी के समय बहुत सी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई हैं। अगर हमें संभावना है कि आने वाले समय में इस वस्तु की कीमत कम हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, आज की कीमत पर उसकी कम मांग करेंगे। और अगर हमें लग रहा है कि इसकी कीमत आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो हम आज की कीमत पर उसकी ज़्यादा मांग करेंगे। इसके बाद होपफुली आपको पांचों पॉइंट समझ में आ गए। अगर कुछ नहीं हो तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हो, दोबारा क्लियर कर देंगे। दूसरा है बाजार मांग फलन। तो बाजार मांग फलन क्या है, वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मांग कुछ तत्वों से प्रभावित होती है, उसी तरीके से बाजार की जो मांग है वो भी कुछ तत्वों से प्रभावित होती है। तो ये तत्व ये और ये हम कर चुके हैं, इनका अर्थ यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे सेम है, लेकिन कुछ अलग तत्व यहाँ पे ये चार जुड़े हैं। तो पहला क्या है, एन है जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है, हमारे देश की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो मांग भी क्या है, बढ़ेगी, यानी कि कौन सा संबंध हुआ, धनात्मक। अगर किसी देश की जो जनसंख्या है वो कम होती है तो क्या होगा, जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद जी, सरकारी नीति। तो सरकारी नीति, अब सरकार किसी वस्तु की मांग को कम करना चाहती है तो उसके ऊपर क्या बढ़ा देगी, टैक्स। जैसे कि मान लो ज़्यादातर ये जो तरीका है सरकार शराब और सिगरेट के बारे में अपनाती है, तो लगभग हर बजट में इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है ताकि लोगों की जो मांग है वो कम हो जाए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, आदी हैं इस चीज़ के। क्या है, आदी, रुचि है उनकी इसमें, इसलिए वो सरकार के टैक्स को परवाह नहीं करते उसकी। उसके बाद अगर सरकार किसी चीज़ की कीमत, उसको मांग को बढ़ाना चाहती है, जैसे कि अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, तो अगर हम अपनी छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, यानी कि सूरज से बनने वाली जो विद्युत है उसका प्रयोग करते हैं, तो सरकार क्या देती है हमें, सब्सिडी। तो उस सब्सिडी से
हमारी वो जो मांग है वो बढ़ रही है। उसके बाद एस है जलवायु। क्या है? जलवायु। जब सर्दियां आती हैं तो हम किस चीज की मांग करते हैं? गर्म कपड़ों की। किसकी? गर्म कपड़ों की। और जब गर्मी आती है तो हमारी किस चीज के लिए मांग बढ़ती है? जैसे कि बर्फ, कुल्फी, ठंडे पदार्थों के लिए हमारी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जलवायु भी प्रभावित करती है। जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर जो गर्म कपड़े हैं उनके लिए मांग ज्यादा होगी। उसके बाद है वाई डी। वाई डी का मतलब है आय का वितरण। आय का वितरण। अगर समाज में आय का जो वितरण है वो कम असमान है, किसी भी समाज में समान वितरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर हमारे लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं बचेगा काम करने के लिए। तो समान वितरण नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं भाई कम से कम असमान हो। तो ऐसे समाज में जो वस्तुओं के लिए मांग है वो हमेशा ज़्यादा होंगी। अगर हम आज की कोविड की स्थिति में देखें, जो मजदूर रुमाल बांधकर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि उनके पास पैसे नहीं हैं मास्क खरीदने के लिए, तो आज जो मास्क की जो मांग है वो कम है, क्योंकि सभी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मास्क खरीद सके। ठीक है ना? अब तो फिर भी सरकार ने कुछ इसकी कीमतों को नियंत्रित किया है, लेकिन तब भी बहुत से जो मजदूर हैं जिनकी कोई भी इस समय आय नहीं है वो इस मास्क को नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हमारे समाज में जो आय का वितरण है वो कम असमान होता तो ज़्यादातर लोग इस मास्क को खरीद सकते और इसकी जो मांग है वो ज़्यादा होती। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, मांग के नियम की तालिका तथा रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर वर्ष किसी ना किसी सेट में ये 6 नंबर के रूप में पूछा जाता है, यानी कि इससे लगभग बड़ा प्रश्न ही आता है। तो मांग का नियम, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है लगभग उसी सीक्वेंस में हम इसका उत्तर देंगे। यही इसका तरीका होता है क्वेश्चंस को एड्रेस करने का, मांग के नियम की। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि इन दोनों के बीच में, कीमत के बीच में और उसकी वस्तु की मांग के बीच में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध। और जब भी विपरीत संबंध होता है तो डायग्राम किस प्रकार का बनता है? ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला। अगर यहां पर हम देखें, पहले किस चीज में परिवर्तन आ रहा है? कीमत में। और उसके बाद उसकी मांग। बच्चे कई बार इसको उल्टा कर देते हैं जो कि सरासर गलत है। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है आप सभी को कि पहले कीमत में परिवर्तन है, उसके बाद किस में है? मांग में परिवर्तन। यही बात हमें जब पूर्ति का चैप्टर किया जाएगा तो वहां पर भी ध्यान रखनी है कि पहले वहां पर भी कीमत में परिवर्तन आएगा, बाद में उसकी पूर्ति की मात्रा में। तो अब ये जो नियम है वो कब लागू हो रहा है? जब अन्य बातें समान हैं। लेकिन वो अन्य बातें कौन सी हैं? वैसे तो हम पीछे समझ चुके हैं उन अन्य बातों को, यहाँ पर दोबारा से फिर हम उन अन्य बातों को समझते हैं कि मांग के नियम की मान्यताएं। तो ये जो अन्य बातें हैं, ये जो अन्य बातें समान रहने पर ये क्या है? इस नियम की मान्यताएं, यानी कि इस नियम की शर्त कि अगर ये पूरी होती है शर्त तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। तो यानी कि ये तो शर्त के ऊपर टिका हुआ है। तो मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। इन्हीं अन्य बातों को इसकी मान्यताएं कहा जा सकता है। तो कौन कौन सी मान्यताएं आपको पता है?
हमने इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के दौरान ये जो टॉपिक है ये कवर किया था। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, ये x स्मॉल है, p कैपिटल, पी आर, y कैपिटल, t कैपिटल और e। तो इसको छोड़कर बाकी ये सभी क्या है, अन्य बातें। अगर इसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब हम इनको स्थिर मान रहे हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब एक एक को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसने पहले लिखा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि y, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ताओं की रुचियों तथा प्राथमिकताओं में यानी कि t, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया तो क्या होगा कि कीमत के बढ़ने पर क्या पता उसकी मांग कम ना हो। अगर एक व्यक्ति की किसी वस्तु में रुचि बढ़ जाती है तो अगर उसकी कीमत बढ़ती भी है तब भी वो उसकी ज़्यादा मांग कर सकता है, क्योंकि अब वो उसको ज़्यादा पसंद है। तीसरा, जैसे मान लेते हैं हम कि भाई आप जिम में चले गए, आपको लगा कि भाई अब तो बॉडी बनाई जाए लॉकडाउन के समय, तो जिम में गए, उसने कहा भाई अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप क्या पीजिए, प्रोटीन पाउडर। अब आप तो पूरे मोटिवेटेड हो, जोश से भरे हुए हो, तो अगर इसकी कीमत ज़्यादा भी होगी तब भी आप इसकी ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब इसमें रुचि है, आपकी ये प्राथमिकता बन चुकी है कि मुझे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खा के और बॉडी बनानी है। तो इस प्रकार से अगर इसमें परिवर्तन हो गया तो ये मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो मांग का नियम बेसिकली है क्या कि कीमत और उसकी जो मांग है वस्तु की, उसमें क्या संबंध होना चाहिए, विपरीत। अगर ये विपरीत संबंध सीधे प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध में बदल जाता है तो इसका मतलब ये मांग का नियम लागू नहीं होगा, जो आने वाले हमारे टॉपिक्स हैं उसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद चौथा है वस्तु, तीसरा संबंधित वस्तुओं की कीमत में यानी कि PR, क्या है, PR, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं चाय की कीमत गिर गई, चाय की टी की कीमत गिर गई, तो अब होना क्या चाहिए था कि जैसे ही चाय की कीमत गिरी तो उसकी जो मांग है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन जो कॉफी है उसकी जो कीमत है वो चाय से भी ज्यादा गिर गई। तो अब क्या होगा कि बढ़नी चाय की मांग चाहिए थी लेकिन वो नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि उससे दूसरे वाले की जो कीमत है, उसका जो प्रतिस्थापन है कॉफ़ी, उसकी भी कीमत चाय से ज़्यादा गिर गई, तो इसलिए चाय की बहुत ज़्यादा मांग नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो मांग का नियम है वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो चुका था। उसके बाद वस्तु की कीमत के भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्या है हमारा ई, एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो ये ई है तो एक्सपेक्टेशन। तो अगर आज मान लेते हैं हम प्याज को, क्योंकि प्याज की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता रहता है, तो प्याज अगर हम लेते हैं, आज मान लेते हैं हम प्याज की जो कीमत है वो 100 रुपये है, तो यानी कि ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा कीमत पर इसकी मांग कम होनी चाहिए, लेकिन किसी ने ये खबर दे दी कि आने वाले जो 10-15 दिन है उसमें इसकी कीमत बढ़कर 200 रुपये हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 रुपये कीमत पर भी उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि हमारी संभावना ऐसी है। तो इसका मतलब जब हम ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मांग का नियम लागू नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये इसकी मान्यता है कि ये सारी चीज़ें स्थिर रहेंगी
यानी कि इनके ऊपर अगर मैं एक लाइन लगा दूं स्थिर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी ये मांग का नियम लागू हो सकता है, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर किसने क्या कहा, तालिका। तो हम इसके बाद तालिका बनाएंगे कि मांग के नियम की व्याख्या, मांग तालिका। तो वही सिंपल तालिका यहाँ पर प्रयोग की गई है ताकि आपको अलग अलग तालिकाएं याद ना करनी पड़े। तो एक तरफ कीमत है, एक तरफ मात्रा है, 1 2 3 4, उल्टा इसका कर दो 4 3 2 1। सबसे आसान तालिका है और इसी का प्रयोग हम इस पूरे जो चैप्टर है उसमें करते रहेंगे। इसकी व्याख्या क्या करेंगे हम कि ये जो तालिका है मांग तालिका, ये कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को दर्शा रही है। जब किसी वस्तु की कीमत 1 है तो जो मांगी गई मात्रा है वो क्या है, 4 है। जब 4 रुपये है यानी कि कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घटकर 1 रह जाती है। तो इस प्रकार से कीमत बढ़ने पर उसकी जो मांग है वो कम हो रही है। तो ये इस तालिका की व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे कि इस तालिका को चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो जब इसका रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण क्या होगा, मांग वक्र। तो मांग तालिका का रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण क्या है, मांग वक्र। तो यहाँ पे चित्र बनाएंगे, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, मात्रा, वाई पर क्या लेंगे, कीमत, प्राइस क्वांटिटी। तो ये आप इंग्लिश में याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि जब हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है, और जो दूसरे वाला है वो देख के ये सोचता है भाई हाँ बच्चा तो पढ़ा लिखा है। तो इसको आप याद कर लेना, प्राइस क्वांटिटी। अगर नहीं कर सकते तो हिंदी में भी कीमत और मात्रा। दूसरा, आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो आप पेंसिल से बनाएंगे। उसका कारण ये है कि जब हम पेन से बनाते हैं, मान लो उसमें कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो हम उसको मिटा नहीं सकते, और वो फिर अच्छा नहीं लगता कि हम एक डायग्राम काट के दूसरा डायग्राम बनाएं। तो पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे तो उसको अगर हमारे कोई चेंज भी करना पड़ जाता है तो वो आसानी से किया जा सकता है। और यही प्रैक्टिस आप घर पे करना या अपने क्लास में करना, क्योंकि जब हम वही सेम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो एग्ज़ाम में भी उसी से हम पेंसिल से ही अपने डायग्राम बना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी में हम फिर वही पेन उठा के और अपना कैसे भी, कई बार तो बच्चे जो हैं वो मांग का डायग्राम इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो ये डायग्राम्स नहीं है। मांग जो डायग्राम बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगी, उस लाइन को इस प्रकार से मत मोड़ देना। कई कलाकार होते हैं कि उल्टा पुल्टा कैसे भी कर देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि इसकी शेप सीधी रेखा रहेगी और ये किसी भी अक्ष से नहीं छूती। ये भी ध्यान पे रखना है, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो जो किसी एक मात्रा है या किसी एक वस्तु के पीछे ही नहीं पड़ा रहता, वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करता है, तो इसलिए वो किसी भी अक्ष को नहीं छूता। तो उसके बाद मांग वक्र की हम जो व्याख्या है वो कैसे करेंगे कि ओ एक्स पे क्या दिखाया गया है, मात्रा, ओ वाई पर कीमत, डी डी हमारा मांग वक्र है जिसका झुकाव ऊपर से नीचे की ओर है, और ये कीमत और मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शा रहा है। जब कीमत 1 है तो मात्रा क्या है, 4। जब कीमत 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1। इस प्रकार से जो कीमत और मात्रा के संबंध को हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यही हमारा मांग वक्र है। तो इस प्रकार से ये जो 6th क्वेश्चन है ये आप एड्रेस कर सकते हैं। ये एज इट इज़ आपको आपकी PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो 7th क्वेश्चन है, मांग के नियम के कोई 5 अपवाद लिखो अथवा मांग वक्र का ढलान धनात्मक। अभी तक हमने जो पढ़ा था
वो पढ़ा था कि मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन अब यहां पर वो क्या पूछ रहा है कि धनात्मक कब होता है। धनात्मक का मतलब क्या है कि मांग वक्र का जो ढलान है वो नीचे से ऊपर की ओर, या जो भी डायग्राम होगा अगर धनात्मक है तो उसका जो झुकाव होगा वो नीचे से ऊपर की ओर उसका ढलान होता है। तो किन परिस्थितियों में होता है, तो ये या तो लघुतरात्मक में 4 नंबर में पूछा जा सकता है, और अगर इसकी 5 अब वो पूछे जाएंगे तो ये 6 मार्कर में ही पूछा जाएगा। अपवाद का मतलब क्या है? वाद का मतलब होता है सिद्धांत, और जब हम अप शब्द लगा देते हैं तो वो उस शब्द का क्या बना देता है, उल्ट। तो यानी कि अपवाद क्या हुआ कि जहां पर वो सिद्धांत लागू नहीं होता, जैसे शब्द और अपशब्द। तो ये शब्द के आगे जब अप लग गया तो उसका उल्टा बन गया कि हमने किसी को मान लो बुरे शब्द कहे हो, किसी को गाली दी हो, तो वो क्या बना, अपशब्द। तो ऐसे ही वाद सिद्धांत, अपवाद उस सिद्धांत का उलट या वो स्थितियां जहां पर वो लागू नहीं होता। तो मांग के नियम के अपवाद का अर्थ क्या है कि मांग का नियम कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता। इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, धनात्मक। तो ये चित्र है, यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे, उसको बताएंगे कि इस चित्र के हिसाब से मांग वक्र का ढलान नीचे से ऊपर की ओर, जैसे पी क्यू, पी कीमत पर मात्रा क्या है, क्यू। जब कीमत बढ़ जाती है, P1 हो जाती है, तो मात्रा बढ़कर क्या हो जाती है, Q1। अभी तक जो हमने देखा था वो ऐसे था कि अगर मान लो ये P है, ये Q है, तो जब होती थी P1 तो मात्रा क्या हो जाती थी, घटकर Q1, क्योंकि जो ढलान था वो ऋणात्मक था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है, यहाँ पर जो ढलान है वो धनात्मक है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो वो विशेष परिस्थितियां कौन सी, इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होगा वो होगा कुछ विशेष परिस्थितियों को बताना और उनकी व्याख्या करना। पहला है प्रतिष्ठा सूचक। प्रतिष्ठा सूचक कौन सी होती है, जो हमारी समाज में मान सम्मान को बढ़ाती हैं। ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे कि हीरे, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात। या आपकी उसमें बताएं, जब आप खुश होकर, जो कोई मान लो आप में से मित्र वो आईफोन खरीद लेता है, अब आईफोन महंगा होता है, तो सुबह आके तुम अपनी क्लास में क्या बताते हो, बिल्कुल चौड़ करके कि जी मैंने तो आईफोन ले लिया। क्यों अपनी कक्षा में आप ऐसा बता रहे हो कि आईफोन ले लिया? क्योंकि जो आईफोन है वो महंगा है और वो उसमें समाज में एक मान सम्मान का प्रोडक्ट है। अगर कोई उसको लिए हुए है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं भाई वो अमीर आदमी है, और जब हम लेते हैं तो हम भी वही शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में इसका मतलब जब वो चीजें महंगी होगी तभी हम उसको खरीदेंगे। कोई मान लो बिजनेसमैन सस्ता फोन नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो महंगी चीज ही खरीदेगा। हीरे जवाहरात भी जब महंगे होंगे तभी लोग उसको खरीदेंगे। अगर ये कम करके भाव मिलने लगे, सस्ते मिलने लगे, तो इसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये उस प्रतिष्ठा का सूचक नहीं रहेगा। तो महंगे होंगे तभी उनको पहने हुए हम देखेंगे कि वाह हीरे का हार डाला हुआ है, हीरे की अंगूठी डाली हुई है, तो यानी कि उससे क्या पता चल रहा है कि हम अमीर हैं। दूसरा अज्ञानतावश, जब हम दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला हमें जो वस्तु दिखाता है, फिर हम उसको कहते हैं नहीं कुछ महंगी दिखाओ, कुछ महंगी दिखाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या फिट बैठा हुआ है कि जो चीज महंगी होगी वो अच्छी होगी। हमें उसकी क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें महंगी चाहिए। तो अज्ञानतावश भी कई बार ज्यादा कीमत पर ज्यादा उसकी मांग की जा सकती है, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ये मानकर बैठे हैं, अज्ञान है हम कि उस ज्यादा महंगी वस्तु ज्यादा बढ़िया होगी। तो यहां पर भी मांग का नियम लागू
नहीं होगा। तीसरा, गिफिन वस्तुएं। अब गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफिन वस्तुएं वे निम्न कोटि की वस्तुएं हैं जिनमें कीमत बढ़ने से वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है और कीमत घटने से वस्तु की मांग घट जाती है। तो यानी कि कैसा डायग्राम बनेगा? धनात्मक। इनमें जो कीमत प्रभाव है, कीमत प्रभाव मतलब क्या है कि कीमत में परिवर्तन आने से उस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है? धनात्मक। कीमत प्रभाव क्या है? धनात्मक। कि कीमत बढ़ी तो वस्तु की मांग बढ़ गई, कीमत घटी तो वस्तु की मांग भी घट गई, यानी कि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो दिया गिफिन वस्तुओं का जो कंसेप्ट है वो सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया। सर रॉबर्ट गिफिन, इन्होंने देखा कि जो मजदूर हैं ये उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन वस्तुओं पर हम अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं। जैसे इन्होंने देखा कि जो मजदूर हैं वो ब्रेड पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं। ब्रेड पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं। तो जब ब्रेड की कीमत महंगी है, जब ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है, तो क्योंकि ये अपनी आय का ज्यादातर भाग ब्रेड पर खर्च करते हैं तो ब्रेड महंगा हो जाता है, तो ये कोई और वस्तु खरीदने के लिए सक्षम नहीं रहते, इनके पास पैसे नहीं बचता, तो ये ब्रेड की ही ज्यादा मांग करेंगे और कोई वस्तु खरीद नहीं पाएंगे। तो उसी से ये अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी या भूख संबंधी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए ये ब्रेड की ही मांग को बढ़ाएंगे। कीमत बढ़ गई, ब्रेड की मांग भी बढ़ गई। लेकिन जब कीमत घट जाती है तो क्या हो गया इनके पास, क्योंकि ये अपनी आय का बहुत बड़ा भाग ब्रेड पर खर्च कर रहे हैं, तो जब कीमत घट जाती है तो ये ब्रेड पर जो इनका खर्च है वो कम हो जाता है, तो अब इनके पास कुछ पैसा बच जाता है। तो उस बचे हुए पैसे का प्रयोग ये जो दूसरी टेस्टी चीजें हैं उनको खरीदने में कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये पैराडॉक्स था सर रॉबर्ट गिफिन द्वारा, इसको बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स, जिसके जैसे कीमतें बढ़ती हैं वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसे कीमतें घटती हैं वस्तु की मांग भी घट जाती है। तो इसमें कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी कि आय बढ़ने पर वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी, आय घटने पर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है अनिवार्य वस्तुएं। अब मान लो नमक है, अनिवार्य वस्तु है। नमक की मान लो कीमत घट जाए तो क्या हम नमक की ज्यादा मांग करेंगे? नहीं, जो व्यक्ति जितना नमक का प्रयोग कर रहा है वो उतना ही करेगा। हम ऐसा नहीं है कि भागे भागे जाएंगे दुकानदार के पास कि नमक की कीमत कम हो गया, मैं ज्यादा नमक खाना शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। वो टेस्ट के अनुसार ही नमक का प्रयोग करता है, वो कीमत के हिसाब से नमक का प्रयोग नहीं करता। तो इसका मतलब अगर नमक की कीमत कम होती है तब भी जो मांग है वो उतनी ही लगभग बनी रहेगी, अगर कीमत बढ़ती है तब भी वो उतनी ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। पांचवा, भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। अब जैसे कोविड है, कोविड-19, कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं या मानवकृत आपदाएं, जिनसे भावी कीमतों में परिवर्तन की बहुत संभावना होती है। तो जब कोविड-19 बीमारी आई और लोगों को पता चला कि अब काफी दिन तक लॉकडाउन रहने वाला है, तो लोग दुकानों पे गए भारी संख्या में और वहां से ज्यादा सामान ले आए। तो कीमत में उस समय कोई परिवर्तन नहीं था, वो उतनी की उतनी थी, लेकिन हमारी जो मांग है वो बढ़ गई, उसी कीमत पर मांग बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमने अपने घरों में वो स्टॉक करके रख ली, ताकि बाद में अगर वो उन चीजों की कमी भी पड़े तो हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, हम तो आराम से उसी तरीके से उसको अपना उनका उपभोग करते रहें। तो इस प्रकार से ये आपके 7 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वाले वीडियो में
करवा दिए जाएंगे। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से पूछ सकता है, कोई ना कोई आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या तो इसी पे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इसके बाद अगले पार्ट में इससे रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। धन्यवाद।